तो वेलकम टू माय चैनल एसवीपी इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट एग्ज़ाम। हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ आरआरबी एनटीपीसी, जो कि रेलवे से रिलेटेड एक एग्ज़ाम है और जो कि 12th लेवल के बेसिस पर ये एग्ज़ाम रहेगा, जो कि मतलब 12वीं क्लास के बच्चों के लिए जिन्होंने 12th की हुई है कंप्लीट, तो वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ठीक है, तो हमारे जो चैनल का जो मेन पर्पस होता है स्पेशली फॉर द पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, दिव्यांगजन कैंडिडेट्स के लिए होता है। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम उन बच्चों के लिए है, तो इस वजह से मैं इस वीडियो को जो है वो बना रही हूँ, जिसमें मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स से रिलेटेड। ठीक है, कि क्या सिलेबस रहेगा, क्या पैटर्न रहेगा और इस एग्ज़ाम की क्या क्या चीज़ें जो डिमांड है वो इस एग्ज़ाम की क्या चीज़ है। तो सबसे पहले इस एग्ज़ाम की जो लास्ट डेट रहेगी वो 4 दिसंबर है, मतलब थोड़ा ही लिमिट समय जो है वो आप लोगों के पास बचा है इस एग्ज़ाम के फॉर्म को फिल करने का। 4 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। और आरआरबी का जो एग्ज़ाम है इसमें जो टोटल वैकेंसीज निकल कर आई है वो 3058 है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसमें। जैसे ये आप जैसे किसी भी टॉपिक का आगे मतलब कोई भी बुक होती है उसका एक इंडेक्स होता है, उसी तरीके से आप इसमें पूरा इंडेक्स देख सकते हो कि कौन से पेज नंबर पर क्या डिटेल्स आपको देखने के लिए मिलेगी। तो जो आपके लिए पूरा सर्च करने में बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी क्रिएट नहीं करेगा, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी रहेगा। तो इसमें देखिए जो डेट है ना, इसको एक्सटेंड किया गया है। क्लोजिंग डेट इसमें 29 नवंबर बताई गई है, लेकिन इस डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है, तो आप 4 दिसंबर तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज रहती है, देन उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह होता है, टाइपिंग टेस्ट होता है, कुछ पोस्ट होता है जिसमें टाइपिंग टेस्ट भी रहता है। ठीक है, जैसे देखिए आप इसमें 4 पोस्ट रहती हैं, जैसे कमर्शियल कम टिकट क्लर्क एंड अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट एंड जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट एंड ट्रेन्स क्लर्क। तो जैसे इसमें 2 पोस्ट में लिखा हुआ है टाइपिस्ट, तो यहाँ पर टाइपिस्ट है तो टाइपराइटर की यहाँ पे मतलब उसका टेस्ट भी रहेगा यहाँ पे टाइपिंग का। ठीक है, तो पे लेवल आप देख सकते हैं एंड इसकी नंबर ऑफ पोस्ट देखेंगे इसमें। इसमें जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी, नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी 1/3। अगर एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तो 1/3 इसकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। एंड मेडिकल फिटनेस का टेस्ट भी इसमें होता है। एज की रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, 18 से लेकर 30 तक की एज ग्रुप इस बच्चे मतलब इतने बच्चे इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। लेकिन जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एज रिलैक्सेशन है इसमें। पीडब्ल्यूडी अगर बच्चा तो ईडब्ल्यूएस के साथ में और या फिर अनरिजर्व वैसे ही नॉर्मल भी है पीडब्ल्यूडी नॉर्मल, तो वो 10 साल का इसको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। देन ओबीसी एनसीएल है 13 ईयर्स का, SC ST है 15 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन इसमें आप लोगों को मिलेगा। देन पेज नंबर 10 है, इसमें आप देखिए कि फ़ीस क्या रहने वाली है। जो सभी कैंडिडेट्स के लिए फ़ीस रहेगी 500 एंड जो बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए जैसे कि SC ST हो गया, पीडब्ल्यूडी हो गया, उन सभी के लिए 250 है एंड ये दिस फीस इज़ रिफंडेबल। ठीक है, रिफंडेबल फ़ीस है, बैंक चार्जेस वगैरह डिडक्ट करने के बाद ये फ़ीस जो है वो बच्चों को दी जाएगी जो अपीयर करेगा फर्स्ट स्टेज में। ऐसा नहीं है आपने फॉर्म फिल किया और उसके बाद आप एग्ज़ाम देने नहीं गए और आपको लगता है कि फ़ीस रिफ़ंड हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। अगर आप मतलब इस एग्ज़ाम के फर्स्ट स्टेज में जाकर बैठेंगे, अपीयर करेंगे वहाँ पर, तो ये फ़ीस जो है वो रिफंडेबल होगी। ठीक है, वो आपके बैंक अकाउंट वगैरह में वापस रिफ़ंड हो जाएगी, जहाँ पर आपने ट्रांजैक्शन वगैरह जहाँ से की होगी वहाँ पर। ये 11 नंबर का जो पॉइंट है, पेज नंबर 14 पर 11 नंबर का जो पॉइंट है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है उसके लिए ये लिखी हुई सारी चीज़ें कि कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ इसके अंडर में जो है वो आएंगी, जिनको रिजर्वेशन मिलेगा इसमें। एंड कैंडिडेट्स बच्चे मतलब इसमें ना कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि आपको एनेक्जर 1 2 मतलब एनेक्जर A B C कुछ इस तरीके से जो है वो फिल करके देना होगा, ऐसे भी जहाँ पर आपको डिसेबिलिटी। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स अगर आप रिजर्वेशन चाहते हैं तो जब भी आप फॉर्म फिल करें तो पीडब्ल्यूडी वहाँ पर ऑप्शन दिया जाता है, तो उसको प्लीज़ उसको बिल्कुल भी फिल करना मत भूलें। आपको लगता है कि मैं भी नहीं कर देता हूँ, बाद में मैं इसका रिजर्वेशन का बेनिफिट ले लूँगा, नहीं। अगर जैसे आप फॉर्म फिल करते हैं तो वही चीज़ें बेटा आगे कंटिन्यू होती है, तो आप अपने इस फॉर्म को ज़रूर जब भरें तो पीडब्ल्यूडी के साथ ही इसको भरिएगा। एंड देखिए इसमें जो रिजर्वेशन मिलेगा, ब्लाइंडनेस लो विजन को मिलेगा, डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग को है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है
एंड जिसमें सेरेब्रल पैल्सी, लिप्रेसी क्योर, डार्फिज्म, एसिड एक्टिविटीज़ में है। देखिए यहाँ पे डिग्री ऑफ बेंचमार्क डिसेबिलिटी रिजर्वेशन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, अगर जो बच्चे आपके जो सर्टिफिकेट है वो एटलीस्ट 40% का होना चाहिए, जैसे इसमें भी लिखा हुआ है, रिजर्वेशन इन बोथ हु सफर फ्रॉम नॉट लेस देन 40% ऑफ रिलेवेंट डिसेबिलिटी एंड दोज पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी हु हैव अवेल्ड द रिलैक्सेशन और रिजर्वेशन और शॉर्टलिस्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हैव टू सबमिट सर्टिफिकेट डिसेबिलिटी। मतलब ये जो भी अगर आप सर्टिफिकेट इशू जो भी आप सर्टिफिकेट लगाते हैं तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ के द्वारा वो आपका सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। एंड जो जैसे कि आपको मैं अभी नीचे नेक्स्ट जेन फॉर्म वगैरह दिखाऊंगी नीचे, तो उन फॉर्म्स में जैसे अगर आप अपलोड करते हो अपने सर्टिफिकेट को, तो एक ओरिजिनल और एक अच्छा सर्टिफिकेट जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ के द्वारा साइन हो, तो वो आपको सर्टिफिकेट जो है वो फिल करना पड़ेगा, मतलब वो आपको लगाना होगा, ठीक है। एंड सब कैटेगरी जब भी आप अपना फॉर्म फिल करें तो उसको अच्छे से अपनी डिसेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग ही फिल करें। ऐसा नहीं है कि आप गलती से, आपकी डिसेबिलिटी कुछ और है, आप गलती से किसी और तरीके की डिसेबिलिटी फिल कर दे तो यह प्रॉब्लम आपके लिए काफ़ी मतलब एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा ये आपके लिए, ठीक है। एंड जब आप फिर आपका जब एग्ज़ाम हो जाएगा तब उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो होगा, जिसमें आपको अपने ओरिजिनल और सही डॉक्यूमेंट जो हैं वो देने होंगे। अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सही नहीं होते हैं तो आपके एग्ज़ाम में भी अगर आप अच्छे नंबर ले आते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब कराएं तो सही, अच्छे और सही डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपने लेकर जाएं, पूरे कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स। एंड गाइडलाइंस फॉर असिस्टेंट ऑफ स्क्राइब इन कंपनसेटरी टाइम, अगर आप कंपनसेटरी टाइम चाहते हैं जब भी जो भी एग्ज़ाम है उसके ऊपर आपको 20 मिनट्स जो है वो एक्स्ट्रा मिलते हैं, तो अगर आप स्क्राइब की फैसिलिटी चाहते हैं, एक्स्ट्रा टाइम चाहते हैं, तो जब आप फॉर्म फिल करें तो स्क्राइब की फैसिलिटी के लिए आप उसमें मेंशन कर दीजिए आपको स्क्राइब की फैसिलिटी चाहिए। और स्क्राइब की फैसिलिटी किन केस में चाहिए, इन द कैटेगरी मतलब मिलती है ब्लाइंडनेस की कैटेगरी में, लोकोमोटर डिसेबिलिटी की कैटेगरीज में, जब बोथ आर्म अफेक्टेड हो, ठीक है, और सेरेब्रल पैलिसी एंड द फैसिलिटी ऑफ स्क्राइब तब मिलती है जब पर्सन ने ऑप्ट किया हुआ हो, ठीक है। और जो स्क्राइब की फैसिलिटी है वो सेंटर्स के द्वारा भी दी जा सकती है और आप अपने तरफ से भी स्क्राइब लेकर आ सकते हैं, लेकिन सेंटर्स के द्वारा तब दी जाएगी जब आप ऑप्ट करेंगे। एंड जो आप अपनी तरफ से स्क्राइब लेकर आएंगे तो वो स्क्राइब की आपको पूरी डिटेल्स और रजिस्टर पहले कराना होगा। की फैसिलिटी के लिए आपको ऑप्ट करना होगा जब अगर आप स्क्राइब की फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो। एंड स्क्राइब जब उनकी फैसिलिटी लो तो स्क्राइब जो है वो आपका रजिस्टर होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें है। इन द केस ऑफ अदर कैटेगरी ऑफ पर्सन बेंचमार्क डिसेबिलिटी द प्रोविजन ऑफ स्क्राइब कैन बी अलाउड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफिकेट टू इफेक्ट द पर्सन कंसर्न एज अ फिजिकल लिमिटेशन। जो पर्सन है, जैसे ऊपर मैंने आपको बताया ना कि जो डिसेबिलिटी है वही पर्सन स्क्राइब की फैसिलिटी ले सकता है, लेकिन अगर उस समय से आपकी कोई डिसेबिलिटी नहीं है लेकिन उसके बाद भी इनकेपेबल हो आप लिखने के लिए, आप चाहते हो कि मैं स्क्राइब क्या है बना कुछ काम नहीं कर सकता हूँ, तो बेटा उस केस में आपको जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ है, जो मैं आपको नीचे सर्टिफिकेट दिखाऊंगी, उस तरीके के सर्टिफिकेट आपको साइन कराकर लेकर जाने होंगे, तब आपको स्क्राइब की फैसिलिटी जो है वो दी जाएगी, ठीक है। ऑन द बिहाफ फ्रॉम द चीफ मेडिकल ऑफिसर, सिविल सर्जन, एंड उनके द्वारा ये कहा जाना चाहिए कि बच्चा जो है इसकी डिसेबिलिटीज इन केस में तो नहीं है लेकिन ये पर्सन लिख नहीं सकता और इसको स्क्राइब की फैसिलिटी अब मिलनी चाहिए, ठीक है। All one eye candidate and candidate whose visually degree of disability is less than 40% shall not be considered visually impaired person। अब इसमें ये चीज़ लिखी हुई है, वन आइड कैंडिडेट, जिस पर्सन की मतलब एक आंख है और जो कि लेस देन 40% डिसेबिलिटी है, उसको विजुअली इम्पेयर पर्सन में नहीं डाला जाएगा। एंड कैंडिडेट एलिजिबल फॉर स्क्राइब अंडर पैरा, मतलब इन सब चीज़ों के लिए स्क्राइब एलिजिबल है। एंड एलिजिबल स्क्राइब विल हैव टू अरेंज स्क्राइब, मतलब अपने खुद की कॉस्ट पे एंड खुद ही अपना जो स्क्राइब है वो लेकर आना होगा। और जब आप स्क्राइब लेकर आओ तो उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। देखिए बेटा यहाँ पे लिखा है rrbapply.government.in, यहाँ पे अपने जो अपना स्क्राइब होगा उसको यहाँ पर ज़रूर रजिस्टर कराएं, ठीक है। और फिर जो स्क्राइब के फ़ोन नंबर पर जो आपने रजिस्टर किया है उस पर OTP जनरेट होगा, ठीक है। मोबाइल नंबर पर OTP जनरेट होगा। मस्ट एंटर द OTP सेंड टू द स्क्राइब रजिस्टर मोबाइल नंबर टू कंफर्म द स्क्राइब, मतलब स्क्राइब के मोबाइल नंबर पर जो OTP जनरेट होगा तो वो उसको कंफर्म करने के लिए ये एक रहेगा कि हाँ ये सही, मतलब जो स्क्राइब लेकर आया गया है वही सही स्क्राइब है जिसको रजिस्टर किया गया है। स्क्राइब का रजिस्ट्रेशन होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका स्क्राइब आपसे ज़्यादा एजुकेटेड है, आपसे ज़्यादा बड़ा है, तो आपकी स्क्राइब को अलाउड नहीं होगी, एंट्री नहीं होगी। किसी तरीके की कोई भी
गलती हुई आपसे, मतलब स्क्राइब के टाइम पे कुछ चीज़ें की गई, जैसे ज़्यादा पढ़ा हुआ स्क्राइब, तो बेटा वहाँ से स्क्राइब को तो निकाला जाएगा और ये आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए सावधानी बरतिएगा जब आप स्क्राइब लेकर जाएँ, और बेटा उसके बेसिस पे कंपल्सरी टाइम जो है वो भी मिलता है, जो स्क्राइब की फैसिलिटी लेता है उनको, ठीक है। एंड ये लिखिए जी, किसमें कंपल्सरी टाइम के बारे में लिखा है, द कंपल्सरी टाइम ऑफ 20 मिनट्स पर आवर ऑफ एग्जामिनेशन विल बी प्रोवाइडेड टू कैंडिडेट परमिटेड एज टू यूज ए स्क्राइब एज स्पेसिफाइड इन अब मेंशन पैराग्राफ। जो पर्सन है जो स्क्राइब की फैसिलिटी ले रहा है उनको मतलब कंपल्सरी टाइम मिलेगा, एंड जो पर्सन एलिजिबल है स्क्राइब की फैसिलिटी लेने के लिए लेकिन वो नहीं लेना चाहता है, तो उस केस में भी कंपल्सरी टाइम जो है वो पर्सन को दिया जाएगा अगर वो इच्छा रखता है तो, ठीक है। तो ये है, बाकी मैं आपको इसका प्रोसेस बता देती हूँ क्या है। इसका स्टेज 1 रहता है, स्टेज 2 रहता है, देन उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट एंड टाइपिंग वगैरह रहता है। एंड स्टेज 1 का जो एग्ज़ाम होता है इसमें 1 मार्क का 1 क्वेश्चन है, 90 मिनट्स का एग्ज़ाम होगा, 40 क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरेंस के, मैथ्स के 30 क्वेश्चन होंगे, जनरल इंटेलिजेंस के भी 30 क्वेश्चन होंगे, टोटल 100 क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं। एंड जैसे मैंने बताया था आपको 20 मिनट्स इसमें एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो 120 मिनट्स रहेंगे उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि PWD कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। सिलेबस इसमें आप देखिएगा। देन उसके बाद सेकंड एग्जाम में होगा, सेकंड स्टेज का एग्जामिनेशन होगा, ये भी 19 मिनट्स का रहेगा, 120 मिनट्स का PWD कैंडिडेट्स के लिए, 50 क्वेश्चन होंगे जनरल अवेयरेंस के, मैथ्स के 35 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस के 35 क्वेश्चन, उसमें टोटल 100 क्वेश्चन से, इसमें 120 क्वेश्चन है। एंड इसमें देखिएगा जैसे मैंने आपको बताया था ऊपर की टाइपिंग टेस्ट इन 2 ही पोस्ट का रहेगा, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट एंड जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इनका स्किल टेस्ट रहेगा, कंप्यूटर बेसिक एग्जामिनेशन स्किल टेस्ट रहेगा इनका। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, सारे आपको डॉक्यूमेंट्स अपने सही लेकर जाने होंगे। एंड अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए क्योंकि नीचे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ। ये देखिए, तो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, तो इनके लिए जो कैंडिडेट्स हैं जैसे इनके लिए देखिए यहाँ पे सूटेबिलिटी फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी यहाँ पर लिखा हुआ है। विजन के लिए तो आपकी जो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, यहाँ पे कोई पोस्ट नहीं है, एंड मतलब यहाँ पर इनके लिए मना किया गया है इसके लिए। एंड जो हियरिंग से रिलेटेड है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, एंड बाकी मल्टीपल डिसेबिलिटी के केस में भी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आप इसको देख सकते हैं। देन अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर सुटेबिलिटी बेंचमार्क डिसेबिलिटी, एंड मतलब दोनों तरीके की डिसेबिलिटी में आप देखिए कौन कौन सी है। विजन के केस में एंड LV लो विजन वाले अप्लाई कर सकते हैं। हियरिंग के केस में डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी के केस वाले अप्लाई कर सकते हैं। देन इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिएगा, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के बारे में भी देखिएगा, एंड ट्रेन्स क्लर्क के बारे में। तो ये इसमें बताई गई है कि कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ जो है किस किस डिसेबिलिटीज़ को मतलब ये अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी नहीं कर सकती हैं। अब जो आपको फॉर्म फिल कर देने हैं ये भी देखिएगा। देखिए फॉर्म 5th रहेगा, एनेक्जर 5th A, फॉर्म 5th, तो परमानेंट पैरालाइज ऑफ लिम्ब और ड्वार्फिज्म इन केस ऑफ द ब्लाइंडनेस के केस में ये वाला सर्टिफिकेट जो रहेगा, एंड ये सर्टिफिकेट रहेगा इन केस ऑफ द डिसेबिलिटी। एंड ठीक है, तो ये सर्टिफिकेट आपको बेटा जब स्क्राइब की फैसिलिटी जैसे आप लेते हैं डिटेल्स के साथ ही इनको फिल करना होगा, सारी इसमें डिसेबिलिटीज़ भी दी हुई है। मल्टीपल डिसेबिलिटी के केस में बेटा ये सर्टिफिकेट रहेगा आपका फॉर्म 6th। एंड इसमें नई चीज़ें आई हैं, नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट, डेट ऑफ इशू, एंड यहाँ पर नेम एंड सील ऑफ मेंबर्स, नेम एंड सील ऑफ चेयरपर्सन, ये एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटीज़ अदर देन फॉर्म 5th, ये सारे आपके सर्टिफिकेट्स हैं PWD कैंडिडेट्स के लिए। अंडरटेकिंग रहेगी स्क्राइब के लिए, ये अंडरटेकिंग है जो स्क्राइब की फैसिलिटी यूज़ कर रहे हैं। लेटर फ्रॉम डेटेड बाय द पर्सन हैविंग लेस देन 40% डिसेबिलिटी एंड हैविंग डिफिकल्टी इन राइटिंग, जो पर्सन है जिसके पास डिसेबिलिटी मतलब 40% से कम है लेकिन वो स्क्राइब की फैसिलिटी लेना चाहता है, मैंने आपको बताया था, तो ये वाला आपको सर्टिफिकेट देना होगा, ये फॉर्म फिल करना होगा, ठीक है। फिजिकल इन लिमिटेशन टू राइट, तो ये सारी चीज़ें आप देखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
तो ये सारी जानकारी जो थी आरआरबी से रिलेटेड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए मैं सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया है। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब इसी तरीके की और इन्फॉर्मेशन के लिए। एंड अगर इस वीडियो से रिलेटेड मेरा कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। और गवर्नमेंट वैकेंसीज, किसी और गवर्नमेंट वैकेंसी के बारे में आपको जानना है तो आप बताइएगा, उस गवर्नमेंट वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो बनाएंगे। ठीक है, आप सजेस्ट कीजिए कोई गवर्नमेंट वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, तो हम उससे रिलेटेड भी वीडियो बनाकर आपको देंगे। ओके, धन्यवाद अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए।